स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या के प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, अभी हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 से संबंधित क्लास कर रहे हैं। और आज मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ जितने मैं फैक्ट को बता रहा हूँ वो ध्यान से आप लोग पढ़ते जाओ, क्योंकि होमगार्ड की नई वैकेंसी आई है। उसमें भी ये समान रूप से के लिए काम करेगा। आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले कई क्लासेस से हम लोग देख रहे हैं, इस कड़ी में आज हम लोग 24 अगस्त 2024 को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, पेन और पेंसिल लेके तैयार हो जाओ, क्योंकि आपको बहुत सारा फैक्ट को नोट करना है। मैंने जैसे बताया था कि जैसे जैसे मैं बताते जाओ आप आंसर लिखते जाओ, और बाद में आप चेक करो कि जितना क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से कितने जवाब आप देने के कंडीशन में हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला प्रश्न है, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ये ऑप्शन है यूनेस्को, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ या यूएनडीआरआर। आइए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब है यूएनडीआरआर, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका फुल फॉर्म है यूएनडीआरआर का। इसके बारे में कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। यूएनडीआरआर संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है और यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के कार्यान्वयन और समीक्षा का समर्थन करता है। हम लोग अब बात करते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क का। बच्चों, सेंडाई फ्रेमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है आप लोग में से कुछ बच्चे पहली बार नाम सुन रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि यूपीपीसीएस से कम 8 से 10 सवाल पूछा गया है। इवन आईएएस में भी 8 से 10 सवाल इससे पूछा गया है। कम से पिछले 15-20 साल का अगर क्वेश्चन देखोगे कि सेंडाई फ्रेमवर्क किस लिए फेमस है, ये कहाँ पे ये हुआ था, किस तारीख को हुआ था, तो इसीलिए मैं इसको आपकी स्लाइड में दिया हूँ। सेंडाई फ्रेमवर्क यह 18 मार्च 2015 को सेंडाई जापान में अपनाए गए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का समर्थन करती है। इसकी स्थापना यूएनडीआरआर के बारे में बताया गया है। इसकी स्थापना दिसंबर 1999 में आपदा न्यूनीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के सचिवालय के रूप में की गई थी। जैसा नाम से यह स्पष्ट है, आपदा को कम करना। इसका मुख्यालय देख लेते हैं बच्चों, एग्जाम में हो सकता है किसी साल आपसे पूछते हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसका गोल उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों से होने वाले नुकसान को कम करना। अगला प्रश्न आपके लिए, एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखा है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल, क्रिस्टोफर बेली, यूसुफ अली या वीएस नायपॉल। आइए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब है वीएस नायपाल। एन एरिया ऑफ डार्कनेस 1964 में वीएस नायपाल द्वारा लिखित एक यात्रा वृत्तांत है। यह भारत में उनकी यात्राओं का वर्णन करता है। भारत में जो उन्होंने यात्रा किया था उसके बारे में अपने अनुभव को उन्होंने इस पुस्तक में पिरोया है। वीएस नायपाल जी का जन्म त्रिनाड में हुआ था और वे ब्रिटिश लेखक थे। इनके बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं नायपाल जी के बारे में। ये तो मैंने बुक के बारे में बताया। और वीएस नायपाल के बारे में एक दो फैक्ट देख लें। वीएस नायपाल को 2001 में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। इनके दूसरे काम, मतलब जो दूसरे नॉवल है उसका नाम है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इन ए फ्री स्टेट। 2019 में 2019 में ए आर एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यहाँ पे शशि थरूर लिखा हुआ, ये गलत है, वीएस नायपाल होना चाहिए। वीएस नायपाल की पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यहाँ जो आपके स्क्रीन पे जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, एक टेलीग्राम चैनल का, एक व्हाट्सएप चैनल का है। टेलीग्राम चैनल के क्यूआर कोड पे आप जाकर क्लास नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको आगे पढ़ाई में काफी महत्वपूर्ण देगा। सारे फ्री मटेरियल आप अभी स्कैन करके यूज कर सकते हैं। हमारे चैनल को आगे बढ़ने से पहले, हमारे चैनल को जो बच्चा पहली बार जुड़ा है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को आप शेयर करो, जिससे कि आपके साथ-साथ दूसरे बच्चे को समान रूप से इसका लाभ मिल पाए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जी20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है? ऑप्शन है जनरल, ग्रेट, गुड या ग्रुप। और इसका जवाब है ग्रुप। जी हाँ, जी20 होता है ग्रुप ऑफ 20। तो जी का अर्थ होता है ग्रुप। जी20 या ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें 16 देश और यूरोपीय संघ और अफ्रीका संघ शामिल है। इसका 18वां शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर
2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। क्योंकि भारत में हुआ था इसलिए उसके थीम को आप समझ लें। जो भारत में हुआ था उसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है दुनिया एक परिवार है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह पहली बार है जब G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है और यह समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, संबंध, सतत विकास पर चर्चा करता है। तो बच्चों G20 2023 में भारत में हुआ था जो कि 18वां सम्मेलन। इस साल 2026 में यूएसए में होने वाला है। इससे पहले 2025 का भी जान लो क्योंकि वो पूछ पूछ सकता है आपसे 2025 में कहाँ था? 2025 में G20 का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। 2026 में यूएसए में मियामी में होने वाला है और मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इस बार जो सम्मेलन होगा उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा किया है कि वो दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रित नहीं करेंगे, उसकी जगह उन्होंने पोलैंड को आमंत्रित करने का अभी फैसला किया है। ये सम्मेलन दिसंबर में होने वाला है, तो आगे क्या होता है उसका तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए यही वस्तु स्थिति है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्षेत्रकाय आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: जीवन संबंधी, प्रयोग सिद्ध, प्रयोगात्मक, या ऐतिहासिक। और आपके जवाब है प्रयोग सिद्ध। इसके चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं बातें को। क्षेत्र अनुसंधान गुणात्मक डेटा एकत्र करने की एक विधि है। इसका उद्देश्य लोगों को उनकी प्राकृतिक सेटिंग में समझना, उनका निरीक्षण करना, उनसे बातचीत करना है। इसे अनुभवजान या प्रयोग सिद्ध अध्ययन के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि यह अवलोकन या अनुभवों पर आधारित प्राथमिक डेटा के संग्रह और विश्लेषण को संदर्भित करता है। एक दो फैक्ट और जान ले। यह सिद्धांत के बजाय प्रत्यक्ष अवलोकन पर निर्भर करता है। जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है प्रयोग सिद्ध। प्रयोग सिद्ध मतलब प्रयोग करके समझना और इसका उपयोग समाजशास्त्र या मानव विज्ञान में ज्यादा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल अब्दुल कलाम की पूरा योजना किससे संदर्भित है? ऑप्शन है शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक योजना, दूसरा है मेट्रो शहर के विकास के लिए एक मॉडल, तीसरा ऑप्शन है शहरी ग्रामीण संरक्षण प्रदान करना और चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। आइए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जनवरी 2023 में ग्रामीण विकास को सार्थक बनाने के लिए पूरा पहल को प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करना है ताकि शहरों की ओर पलायन को रोका जाए। उनका जोर इस बात पे था कि गांव में ही बुनियादी सुविधा को विकसित कर दिया जाए जिससे कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति शहर की तरफ पलायन न करें। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पायलट आधार पर 2004-5 से 2006-7 के बीच इसे लागू किया था। पूरा के बारे में एक दो फैक्ट कि 2012 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पूरा 2.0 शुरू किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन बाद में इसी तरह के उद्देश्य को लेके शुरू किया गया था। जो उद्देश्य पूरा था वही उद्देश्य बाद में इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के द्वारा क्रियान्वित किया जाने लगा। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात। आपका जवाब है बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। बच्चों ये क्वेश्चन 2024 में आया था। उस समय राजस्थान था और अभी मैं बता दूं अभी 2026 आज ये 31 जनवरी को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। आज के डेट में भी अगर आज भी क्वेश्चन आएगा बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो आपका जवाब राजस्थान ही होगा। इसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। बस अंतर ये हो गया है कि सेकेंड नंबर पे अब राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। क्लाइमेट देख लेते हैं। बाजरा देश के उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भागों में गर्म और शुष्क जलवायु परिस्थिति में बोया जाता है। इस फसल के बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं। यह एक कठोर फसल है जो इस क्षेत्र में बार बार होने वाले सूखे का प्रतिरोध करती है और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन 2024 में पूछने का भी सबसे बड़ा कारण ये था कि 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। इस कारण से 2024 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बाजरा का खेती सबसे ज्यादा कहाँ होता है। बच्चों कोई भी अगर इम्पोर्टेंट चीज होता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का संभावना बढ़ जाता है। अगर भारत में कोई आयोजन होता है, ये भारत मान लो इस साल वर्ल्ड कप होने वाला है, 2020 वर्ल्ड कप होने वाला है, वुमेन्स का वर्ल्ड कप हुआ जो कि भारत ने जीता है।
भारत मेजबान था दोनों जगह। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्रिकेट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट पे, वो हम लोग सब पे डिटेल में बात करेंगे जब करंट की हम लोग क्लासेज करेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और आपके ऑप्शन है हाथरस, हमीरपुर, बुलंदशहर या हरदोई। आपका जवाब है बुलंदशहर। आइए इसके बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोरा में स्थित है। और मैं बता दूं यहाँ पे कुल 440 मेगावाट बिजली यहाँ से उत्पन्न होता है। दो तरह के दो रिएक्टर लगे हुए हैं, दोनों का क्षमता 220 मेगावाट का है। कुल 440 मेगावाट का बिजली यहाँ से उत्पन्न होता है। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? ऑप्शन है पाउंड स्टर्लिंग, येन, डॉलर या यूरो। और आपका जवाब होगा पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग के बारे में जानते हैं कि पाउंड स्टर्लिंग यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा है। यह विश्व की सबसे प्राचीन मुद्रा है जो लगभग 1200 वर्ष पुरानी और वर्तमान में उपयोग में है। ये आपको सही में जान के आश्चर्य होगा कि 1200 साल पुरानी मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। इसके बाद येन और यूरो के बारे में भी जान लेते हैं। येन जापान की मुद्रा है और यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यूरोपीय संघ ने सभी देशों ने मिलके जिसमें ब्रिटेन शामिल नहीं है, एक एकीकृत मुद्रा को अपनाया जिसको यूरो कहा जाता है। तो यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा होगी और येन जापान की मुद्रा है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस क्या है? पहला ऑप्शन है गैस जो हाइड्रोजन छोड़ती है, गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित अवशोषित करती है, गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, गैस जो ऑक्सीजन छोड़ती है। और इसका जवाब हो जाएगा गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित अवशोषित करती है। आइए इसके बारे में एक दो तथ्य समझ लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस वे है जो अवरक्त अवरक्त विकिरण जिसको इंफ्रारेड कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित और उत्सर्जित करती है। इसके इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। ये गैस पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकती है जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू होता है और ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। बच्चों यहाँ पे मैं बता दूं कि जो जल वाष्प है, वाटर वेपर है, ये भी ग्रीन हाउस गैस में आता है। मुझे लगता है कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते होंगे कि जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है। आप लोग को लगता है उससे जिससे पोल्यूशन होता है सिर्फ वही ग्रीन हाउस गैस में आता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और उसमें एक ऑप्शन दे दिया जाता है जल वाष्प, और ज्यादातर बच्चे जल वाष्प में टिक लगा देते कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने में इसका योगदान नहीं, जबकि इसका भी योगदान है। ग्रीन हाउस गैस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यदि ग्रीन हाउस गैस नहीं होती तो पृथ्वी का औसत तापमान बहुत ठंडा होता, लेकिन इसका अधिकता जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही है। सेम क्वेश्चन दो बार हो गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या है? GSTIN, GST, HAN या IGST। और ये आपका जवाब है GS3। इसको GSTIN कहते हैं, GS3 कहते हैं। ये बेसिकली उसे दिया जाता है जो जीएसटी फाइल की करता है, उसको GS3 दिया जाता है। इसके बारे में फैक्ट हम लोग समझते हैं कि GS3 का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसका ये 15 अंकीय पहचान संख्या है जो प्रत्येक करदाता करदाता बेसिकली जो जीएसटी देता है वो करदाता, इनकम टैक्स जो देता है उसके लिए नहीं है, जो जीएसटी देता है वस्तु एवं सेवा कर देता है उसके लिए है, को आवंटित किया जाता है। ये 15 अंकीय, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 15 अंक का है, जिसमें कि पहला 2 अंक जो है आपको स्टेट कोड बताता है, राज्य का कोड बताता है। दूसरा 10 अंक जो है, बाद के 10 अंक पैन नंबर होता है, जिस इंडिविजुअल का पैन है उसका पैन नंबर होता है 10 तो 12 हो गया। तीसरा एंटिटी कोड होता है 13। चौथा जो होता है सबके लिए जेड लिखा जाता है। पांचवा चेक सम होता है। कुल मिला के 15 अंकों का ये चीज होता है, अंक और डिजिट मिला के 15 का होता है। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2016, 2015, 2017 या 2018। आपका जवाब है 2018। इसे 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाना और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की क्षमता निर्माण करना है।
यह सरकारी और उद्योग संघ का एक संयुक्त प्रयास है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन है 11 जुलाई, 19 अगस्त, 21 सितंबर या 14 नवंबर। और आपका जवाब है 21 सितंबर। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। यह दिन दुनिया भर में शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना 1981 में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 का थीम है संस्कृति का विकास। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मुझे लगता है इसमें ये जवाब आप में से सारे बच्चे को आता होगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मायावती, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या सरोजिनी नायडू? तो आपका जवाब है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1970 और 1980 से 1984 में जब उनकी हत्या हुई थी तब तक भारत की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वो भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। उन्हें अक्सर आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप में से सारे बच्चे इसका जवाब जानते हैं। निम्नलिखित में कौन-सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? बच्चों, आसान क्वेश्चन का एक समस्या होता है, वो मैं बताना चाहता हूँ। अगर आसान क्वेश्चन किसी बच्चे से गलत हो जाता है, समझ लो कि आप रेस में काफ़ी पीछे हो गए हैं। क्योंकि आसान क्वेश्चन लगभग 95% बच्चे ज़रूर सही करते हैं। इसलिए आसान क्वेश्चन कभी गलत मत करो। कभी-कभी जल्दबाजी में ओएमआर फॉर्म फिल करने में गलती कर देता है क्योंकि आसान क्वेश्चन देख के लोग खुश हो जाते हैं कि यार इसका जवाब मुझे आता है, जल्दी से भर दो। उसमें कभी-कभी गलती हो जाती है। आसान क्वेश्चन का जवाब देते समय आप इन बारीकियों को ज़रूर ध्यान रखें। क्वेश्चन आपके अगला है, निम्नलिखित में कौन-सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? ऑप्शन है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव लिमिटेड या गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। और आपका जवाब है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। आइए इसका बारे में कुछ जान लेते हैं। इफ्को इफ्को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड को कहा जाता है। इफ्को एक बहुराज्यीय सहकारी समिति है जो उर्वरक के निर्माण और विपणन में संलग्न है। यूरिया में इसकी लगभग 19% और जटिल उर्वरकों में लगभग 31% तक बाजार हिस्सेदारी है। इफ्को भारत का सबसे बड़ी उर्वरक निर्माता है। हाँ, अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये अभी तक 5-6 बार मैं बता चुका हूँ, अभी तक जितना क्लास लिया हूँ, आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों को अब याद हो गया होगा, तो जल्दी से आंसर दे दो कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1993, 10 जुलाई 1993, 28 सितंबर 1993 या 12 सितंबर 1993। और आपका जवाब है 28 सितंबर 1993। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पूर्वव्यापी प्रभाव से 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। पूर्वव्यापी प्रभाव का मतलब होता है पहले के प्रभाव से। इस अधिनियम ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, राज्य मानवाधिकार आयोग एसएचआरसी और मानवाधिकार न्यायालयों के गठन के लिए अधिकार प्रदान किया। इसका उद्देश्य मानवाधिकार को बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की कौन सी पहल के साथ बढ़ाया गया? ऑप्शन है बैंकिंग क्षेत्र का संकट, विमुद्रीकरण, स्वच्छ भारत या डिजिटल इंडिया। और इसका जवाब होगा डिजिटल इंडिया। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। 1 जुलाई 2025 को इसे लॉन्च किया गया डिजिटल इंडिया को। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस डिजिटल इंडिया की घोषित भूमिकाओं में से एक है। इस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है महाभारत, चरक संहिता, अर्थशास्त्र या मनुस्मृति। और आपका जवाब है चरक संहिता। चरक संहिता आयुर्वेद पर सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। यह भारत की चिकित्सा विज्ञान है। चरक आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक थे। इनके बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं। यह कुषाण साम्राज्य लगभग 100 से 200 ईस्वी पूर्व के बीच रहते थे। उन्हें भारतीय चिकित्सा का जनक माना गया है। बच्चों, फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस बच्चे को पीडीएफ और नोट चाहिए वो टेलीग्राम हमारे चैनल पे जाइए। टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाइए जिससे कि आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जो बच्चे सब्सक्राइब किए हैं वो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन दबा दें जिससे सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुँचे।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 246, 243, 250 या 245। और इसका जवाब होगा अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधान ये शामिल है। किसके लिए शामिल है? ये पंचायतों से संबंधित 243 से लेके 243 ओ तक में पंचायतों के प्रावधान शामिल है। पंचायत से संबंधित कुछ बात देख लेते हैं। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में भाग 9 में पंचायत को जोड़ा है। इस संशोधन में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। अब पंचायतों के विषय में इसमें कुल 29 विषय को शामिल किया गया है। इस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है 19 जनवरी, 16 अप्रैल, 25 मार्च या 23 मार्च। और आपका जवाब है 23 मार्च को। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 23 मार्च के दिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी और इसके बारे में इसका मुख्यालय डब्ल्यूएमओ जिसे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहते हैं, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस एसी कोड में कितने अंक होते हैं? एसएसी कोड में कितने अंक होते हैं? और आपका जवाब है 6। आइए इसके बारे में समझते हैं। एसएसी कोड का अर्थ होता है सेवा लेखा कोड। इसे सर्विस अकाउंटिंग कोड कहते हैं। ये 6 अंकों का होता है जिसमें से कि शुरू के 2 अंक प्रमुख सेवा के लिए होता है। शुरू के 2 अंक प्रमुख सेवा के लिए होता है। विशिष्ट सेवा के लिए 2 अंक होता है जो मिडिल वाला होता है। उप सेवा के लिए 2 अंक होता है जो लास्ट वाला होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शुरू का 2 प्रमुख सेवा के लिए होगा, ये बीच का 2 विशिष्ट सेवा के लिए होगा, ये लास्ट का 2 उप सेवा के लिए होगा। इसका उपयोग इसका उपयोग मेनली जीएसटी के तहत सेवाओं के वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे माना जाता है? भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। बच्चों ये भी आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करना है। और इसका जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1875 में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई थी। इन्हें भारत के लौह पुरुष आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। भारत के बिस्मार्क के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में उनका काफी योगदान था। उसी तरह से इनका योगदान भी भारत के एकीकरण में है, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इनसे संबंधित 1-2 फैक्ट देख लो जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 1-2 बार पूछा गया आपके पेपर में। ये मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ आपको। तो इसका जवाब होगा बारडोली। बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया, जिसका मतलब होता है एक प्रमुख या एक नेता। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की? मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है कि 100% बच्चे इसका सही जवाब देंगे कि भारत कब आजाद हुआ, ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्र हुआ, भारत कब आजाद हुआ। ऑप्शन है 1964, 1945, 1999, 1947। इसका जवाब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। इसका जवाब आप सबको आता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इसका जवाब है 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है। एक और फैक्ट है, 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया है। कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने संविधान को कब अंगीकृत किया है? ऑप्शन में 26 जनवरी 1950 भी दिया रहता है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन ध्यान दो बच्चों, हमने अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? ऑप्शन है रासायनिक हथियार सम्मेलन या व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जैविक हथियार सम्मेलन या परमाणु संधि जिसे कि एनपीटी कहा जाता है। और आपका जवाब है रासायनिक हथियार सम्मेलन, सीडब्ल्यूसी। सीडब्ल्यूसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह बहुपक्षीय संधि है जो रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है और निर्धारित समय के भीतर उन्हें नष्ट करने की आवश्यकता बताती है। सम्मेलन का प्रारूप सितंबर 1922 में तैयार किया गया था और अप्रैल 1997 से यह प्रभावी है। रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन ओपीसीडब्ल्यू संधि को कार्यान्वित करने वाली निकाय है।
एक फैक्ट देख लो, सीडब्ल्यू को 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, सचिन तेंदुलकर, विद्या बालन या कैप्टन बाना सिंह। ये करंट का क्वेश्चन है, उस समय 24 में एग्जाम हुआ था, 23 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका जवाब है कैप्टन बाना सिंह को। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह को जम्मू कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में नामित किया गया था। वार अगेंस्ट वेस्ट का मतलब है वो स्वच्छता के लिए चलाया गया एक अभियान था। ये स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत किया गया था। एक दो फैक्ट देख लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता के प्रति सभी को प्रेरित करना है। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है डीएनए प्रतिकृति, ऊर्जा उत्पादन, लिपिड संश्लेषण या प्रोटीन संश्लेषण। और आपका जवाब है प्रोटीन संश्लेषण। आइए इसके बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली में जुड़े होते हैं। वे आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? मैंग्रोव मैंग्रोव एक वनस्पति है। कहाँ पाया जाता है? अंडमान अंडमान निकोबार में, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है लिटिल निकोबार, कार निकोबार, उत्तरी निकोबार या लिटिल अंडमान। और इसका जवाब होगा उत्तरी अंडमान। इसके बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं। उत्तरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्राथमिक क्षेत्र है मैंग्रोव वनस्पति के लिए। तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो बच्चे, ये जो मैप है इसमें सबसे ऊपर ये नॉर्थ अंडमान है। नॉर्थ अंडमान है, यहाँ पे मैंग्रोव पाया जाता है। पश्चिम बंगाल अ, पश्चिम बंगाल में भारत के मैंग्रोव वन का 42.45% है। इसके बाद गुजरात में 23.66 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 12.39% मैंग्रोव वनस्पति है। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल में, सेकेंड स्थान पे गुजरात आता है, तीसरे पायदान पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। हम लोग देखते हैं इकोसिस्टम। मैंग्रोव वनस्पति अ, वन पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जो अधिकतर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर्जलीय क्षेत्र में उगते हैं। एनओएए का मतलब क्या है? एनओएए स्टैंड फॉर व्हाट? राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संगठन, कोई संगठन ही नहीं है। यह कला प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय कार्यालय है। ये जवाब देखते हैं, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन है। हाँ, इसके बारे में बातें देखते हैं। यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक और विनियामक एजेंसी है जो पृथ्वी के महासागरों, वायुमंडल और तटीय क्षेत्रों का अध्ययन करती है। इसका हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग का ये अंग है और इसका मुख्यालय सिल्वर स्प्रिंग मेरीलैंड में है। यूएसए, मेरीलैंड मतलब यूएसए के अंदर आता है। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? विच इंडियन स्टेट इज ए मेजर टी प्रोड्यूसर? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या आसाम। और इसका जवाब है आसाम। असम असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है जो देश के कुल चाय उत्पादन का 50% मतलब आधा चाय आसाम में उत्पादित किया जाता है। पश्चिम बंगाल में डुआर्स, तराई और दार्जिलिंग तीन प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। सबसे ज्यादा आसाम में होता है, फिर पश्चिम बंगाल होता है। पश्चिम बंगाल में खासकर तीन एरिया डुआर्स, तराई और दार्जिलिंग, ये तीनों एरिया काफी फेमस है। इसको आप अंडरलाइन कर दे तो इसको ध्यान देना है कि पश्चिम बंगाल की इन तीन एरिया में चाय की खेती होती है। भारत का दक्षिणी भाग तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक देश के कुल उत्पादन का 17% चाय प्रोड्यूस करता है। तो सबसे ज्यादा असम में होगा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? ऑप्शन है सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, वैश्विक व्यापार को विनियमित करना, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता की निगरानी करना या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो आपका जवाब है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत स्थापित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी और 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं।
जो 5 अस्थायी सदस्य रहते हैं वो तो कभी नहीं चेंज होते हैं, जो 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं, वो हर 2 साल में उनका चेंज हो जाता है। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? यूएपीए, पॉस्को अधिनियम, मीसा या डीआईआर अधिनियम? तो इसमें आपका जवाब है यूएपीए। इसके बारे में बातें करते हैं। यूएपीए का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। 1967 में बना था। यह व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों को अधिक प्रभावी रोकथाम, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और उनसे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है। 2019 में इसका संशोधन हुआ था और इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसका गठन 2008 में किया गया था, को यूएपीए द्वारा राज्यव्यापी मामलों की जांच और मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है। यूएपीए जो काम करती है वो बाद में एनआईए को सौंपा गया है। एनआईए जिसकी स्थापना मुंबई आतंकवादी घटनाक्रम 2008 में किया गया था। ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है पाइथागोरस, केपलर, अरस्तू या यूक्लिड्स। आपका जवाब है यूक्लिड। यूक्लिड एक यूनानी गणितज्ञ थे जो ज्यामिति का जनक उनको माना गया है। फादर ऑफ ज्योमेट्री उनको कहा गया है। उन्होंने इतिहास में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली गणित की ज्यामिति की पाठ्यक्रम द एलिमेंट की रचना किए थे। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? एनालिटिक्स टूल्स के उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? ये है आपका क्वेश्चन और जवाब है ऑप्शन है कंटेंट संपादित करना, अवांछित उपयोगिताओं को ब्लॉक करना, प्रदर्शन को मापना या पोस्ट शेड्यूल करना। और आपका जवाब है प्रदर्शन को मापना। सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल प्रभावशाली लोगों को यह देखने में मदद करती है कि उनका कंटेंट कैसा प्रदर्शन कर रहा है। यह पोस्ट की गई पोस्ट की संख्या, प्रति 1000 फॉलोअर्स और कुल ऑडियंस इंटरेक्शन और ब्रांड आदि तरह के अन्य डेटा का विश्लेषण करती है। अगला सवाल आपका है फिल इन द ब्लैंक्स है कि कौन सा धन है जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है। ऑप्शन है नई मुद्रा, सफेद मुद्रा, पुरानी मुद्रा या काला धन। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मुद्रा है जिसमें लोग आयकर भी देते हैं और बाकी कर भी देते हैं। वो उसका जवाब है व्हाइट मुद्रा, जिसको व्हाइट मनी कहा जाता है। सफेद धन या व्हाइट मुद्रा, व्हाइट मनी। तो व्हाइट मनी के बारे में देखते हैं ये क्या है व्हाइट मनी। व्हाइट मनी उसे कहते हैं जो वैध साधनों से अर्जित किया जाता है। इसका लेखा जोखा रखा जाता है जिसके लिए आय या अन्य कर का भुगतान किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? ऑप्शन ए गणराज्य, सेकेंड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी या पंथ निरपेक्ष। और आपका जवाब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। संप्रभु शब्द का अर्थ है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर है और न ही किसी अन्य राष्ट्र का डोमिनियन है, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य है। इसके ऊपर कोई प्राधिकार नहीं है और यह अपने स्वयं के मामले आंतरिक या बाहरी दोनों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में आता है? आपका ऑप्शन है मारवाड़ का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ढक्कन का पठार या मालवा का पठार। और आपका जवाब है मालवा का पठार। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। मालवा पठार मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक फैला फैला हुआ है। यहाँ पे मैप में आपको बच्चे दिख रहा है, ये मालवा का पठार है, ये मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक इसका फैलाव है। और मालवा पठार लगभग त्रिभुजाकार है। अगर आप देखेंगे कि एक तरफ इसमें अरावली रेंज है, तो नीचे दक्षिण की तरफ विंध्य रेंज है। इसके मध्य में विंध्य पहाड़ियां और पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है। उत्तर में मध्य भारत पठार और पूर्व में बुंदेलखंड है। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन है अवांछित कंटेंट को ब्लॉक करना, पुराने होस्ट हटाना, मूल कंटेंट बनाना या अन्य सोर्स से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण करना। और आपका जवाब है अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। इसके बारे में बस
समझ लेते हैं क्या है इसको डिटेल में एक बार। कंटेंट क्यूरेशन में ऑनलाइन कंटेंट की विशाल मात्रा से किसी विशेष रुचि के बारे में जानकारी एकत्र करना, उनका मूल्यांकन करना और उसे पाठकों को प्रदान करना शामिल है। इसका पर्पस कंटेंट कंप्यूटर एक सुलभ प्रारूप है जो उच्च मूल्य की जानकारी देने के लिए इस प्रक्रिया को किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी थी का श्रेय किसे दिया जाता है? पेनिसिलिन की खोज किसने किया? क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है जोनास साल्क, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट कोच। और आपका जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। स्कॉटिश शोधकर्ता सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1928 में पेनिसिलिन की खोज का श्रेय दिया जाता है। इस खोज के लिए 1945 में हार्वर्ड, फ्लोरी और अर्नस्ट बेरिस चेन के साथ फिजियोलॉजी या मेडिसिन में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? ऑप्शन है रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक गतिविधियों को विनियमित करना या व्यापार बाधाओं को कम करना। तो इसका जवाब होगा रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन सम्मेलन की क्रिया अक्टूबर 2020 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह की। ये भारत और रूस के बीच आपसी साझेदारी के लिए इसे गठित किया गया था। रूस ने एक फैक्ट देख लेते हैं, रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ओएस्टल से सम्मानित किया है। बच्चों ये आज का क्लास था। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। इससे संबंधित आपके सुझाव का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। इससे संबंधित जो सुझाव है कृपया हम लोग के पास आप भेजें। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, फैमिली में इसे शेयर करें। हम लोग यहाँ पे करंट और पढ़ाई से रिलेटेड बात की चर्चा करते हैं जो सबके लिए लाभदायक है। अगर कोई हाउसवाइफ है उसको भी ये हेल्प करेगा और हमारा वीडियो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ-साथ जितने भी एग्ज़ाम है, जिसमें जीएस पूछा जाता है, सब में समान रूप से काम करेगा। इसके लिए बहुत जल्द ही हम लोग एसएससी और यूपी पीसीएस से संबंधित, बीपीएस से संबंधित क्लास लेके भी जल्दी आने वाले हैं। आप में से जितने बच्चे अगर इसके नोट्स को चाहते हैं, वो यूपी के हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम लोग अपने ऐप पे आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसलिए जो बच्चा अभी तक यज्ञ विद्या ऐप डाउनलोड नहीं किया है, काइंडली इस स्कैन पे जाके क्यूआर कोड पे जाके डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप को। हमारे यज्ञ विद्या के साइट www.yagvidya.com पे विजिट कीजिए, जहाँ पे आपको बहुत जल्द सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। हम लोग बहुत जल्द दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मॉक टेस्ट लेने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को ऐप को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। रोजाना जीके और करंट अफेयर्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पे आप आइए। कोई भी सवाल पूछना है तो दिए गए नंबर 8178333895 पे हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यह वीडियो। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।